Hello everyone, this is Manisha Vimal. वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। या फिर दूसरा, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो हाँ, अनुशासन को बनाए रखना शिक्षक की भूमिका होती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हमें सीखने के लिए भी प्रेरित करना है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक शिक्षक को निर्धारित पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित पुस्तक का पालन करने के साथ साथ बच्चों को हमें बाहरी ज्ञान से के साथ भी जोड़ना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी कट गया। फिर चौथा ऑप्शन, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव ऑप्शन है, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे बच्चे एक्टिव होंगे और साथ में सीखेंगे। यह शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। मतलब कि बस पाठ्य पुस्तक को ही महत्व दिया जाए, बाकी जो सामग्री होती है जिसे TLM बोलते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, उनका कोई महत्व ना प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कट जाए। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं है कि TLM क्लास में मौजूद हो और बच्चों की पहुंच से दूर रख दिया जाए, तो वो किस काम के है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों, जिन्हें लर्निंग कॉर्नर्स बोलते हैं, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। मतलब जब बच्चे को ज़रूरत हो तब उन्हें वह सामग्री दी जा सके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि हम उस सामग्री का प्रयोग बस एक बार ही सप्ताह में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वो है तीसरा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पे वर्णन हो जाएगा, करता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। या फिर दूसरा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे राष्ट्र या राज्य में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती हैं। या फिर चौथा, वे अधिगम के अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन ही आयोग के द्वारा माना गया है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? संज्ञानवाद सिद्धांत से, या फिर 2 मानवतावाद सिद्धांत से, या फिर 3 व्यवहारवाद से, या फिर चौथा रचनावाद से। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 है वह रचनावाद पर बेस्ड है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये ऑप्शन में सही लग रहा है। या फिर दूसरा, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है उन्हें पेरेंट्स उन्हें ज़बरदस्ती
तैयार करके भेजते हो स्कूल, तो इससे बच्चे की प्रेरणा नज़र नहीं आ रही है। तीसरा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। हो सकता है कि वह टीचर के डर से चुपचाप बैठे हों, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, तो पता चलेगा कि वे बच्चे प्रेरित हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। दूसरा, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो सही है वो पहला है। चौथा, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन हमें सुधार किस प्रकार से लाना है वो है पहला ऑप्शन, जो कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में हमें मदद करनी चाहिए, जिससे वो बाहरी ज्ञान के साथ जुड़ सकें। प्रश्न नंबर 7, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है अनुशासन? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करवाने में हमें बच्चों को बस रट के याद करवाने पर ही नहीं जोर देना है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए या फिर शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और हम उनको मॉनिटर कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण जो है बस भाषा विकास में ही सहायक है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है कि विकास में जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है, ये दोनों 50-50 विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। सीखना और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। जीनों द्वारा, बस जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, वो हमें आनुवंशिकता या हेरिडिटी से प्राप्त होते हैं। लेकिन सीखने और प्रदर्शन की जो क्षमता है वो पूरी तरह से जीनों द्वारा निर्धारित नहीं होती है, उसमें पर्यावरण का भी हाथ होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बच्चे को अच्छी देखभाल दें और पौष्टिक आहार दें तो उससे कोई भी जन्मजात विकार दूर हो जाएगा। बहुत से ऐसे रोग हैं जो हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं और जो ज़िंदगी भर रहते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हाँ, पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। तो ये ऑप्शन सही होगा। विकास गुणात्मक चरणों में होता है या फिर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। हाँ, ये भी पियाजे के अनुसार सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो गलत होगा। पियाजे के अनुसार तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये ऑप्शन गलत है और यही सही होगा, क्योंकि पूछा ही हमसे कहा जो नहीं है पियाजे के अनुसार सिद्धांत। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस दी गई हैं संज्ञानात्मक विकास की, उनमें से जो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज है
उसकी कौन सी सीमा नहीं है। अनुत्क्रमणिकता या फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, या फिर तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर चौथा अहम मान्यता। तो यहाँ पे अनुत्क्रमणिकता और प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता, जिसे हम अहम केंद्रित या स्वकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक भी कहते हैं, ये तीनों विशेषताएं होती हैं पूर्व संक्रियात्मक स्तर की। जो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है ये इंद्रियगामक अवस्था में होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है और यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीमा नहीं है वही हमें बताना है। प्रश्न नंबर 11, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो खेल होते हैं उनमें से ऐसा जो कौन सा रीजन नहीं है जो गलत है और बाकी तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, या फिर दूसरा वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हाँ, तीसरा या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये भी सही ऑप्शन है। जो जब कोई खेल हम खेलते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं, जैसे हम कोई भाग दौड़ वाला गेम खेलते हैं तो उससे हम हाँफने लगते हैं, तो उससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित होती हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो हमसे पूछा गया। चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल जो है बस वो समय बिताने का एक सुखद तरीका मात्र ही नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। एक, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हम कोई एक समस्या लेंगे और उसमें बच्चों से पूछेंगे कि इसके हल करने के विभिन्न तरीके बताओ, तो इससे बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके सोचेंगे। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो इसका आंसर तो होगा हाँ या नहीं। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सही जवाब क्या है? इसमें भी बच्चे बस जवाब देंगे और चुप हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो इससे ज़्यादा जो पॉजिटिव आंसर है वो है पहला, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। यहाँ पे क्षमता के आधार पर हम समूह नहीं बनाएंगे और रैंकिंग भी हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। थीमेटिक इकाइयों, नियमित इकाई, परीक्षण, यहाँ पे अगेन रैंकिंग वर्ड आ गया, फिर से गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, हमें बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन बचा जो कि सही है। प्रश्न नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जीवन जो है सच्चा शिक्षक है, या फिर दूसरा स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या फिर तीसरा स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखेंगे तो स्कूल की आवश्यकता ही नहीं होगी। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही हुआ। प्रश्न नंबर 15, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या फिर दूसरा उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, या फिर तीसरा इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या फिर चौथा यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ये ऑप्शन सही है। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था वह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा।
निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो संदर्भित करता है किसे? उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नहीं उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी गलत है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी गलत है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसे वाइगोत्स्की ने दिया है, जो इस क्षेत्र के हिसाब से कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे सेंटर में है तो यहाँ तक वो स्वयं से वह कार्य सीख सकता है। उसे सहायता के सही स्तर के साथ हम यहाँ तक सिखा सकते हैं। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है या फिर स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर तीसरा में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या फिर चौथा एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। ऐसा नहीं है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है उनमें आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, बच्चों को डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है और अन्य सभी के द्वारा जो है वो लिंग भूमिकाएं जो है ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्यूशन। तो बच्चों को क्या हम लिंग भूमिकाएं सिखाने के लिए ट्यूशन देते हैं? तो पहला ऑप्शन ही गलत है, जो गलत है वही पूछा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, मीडिया या फिर समाजीकरण या फिर चौथा संस्कृति। तो संस्कृति, समाजीकरण और मीडिया ये तीनों ही बच्चों को लिंग भूमिकाओं के बारे में सिखाती हैं, लेकिन हम बच्चों को ट्यूशन नहीं देते हैं लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, या फिर तीसरा उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या फिर चौथा परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है कि ये जो है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं मानकीकृत परीक्षण, और इसलिए ये पक्षपाती हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या फिर बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, या फिर तीसरा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, या फिर चौथा पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो जो एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है जिसे गार्डनर ने दिया है, उनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन जो है दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या फिर दूसरा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या फिर तीसरा बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में, या फिर चौथा आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनको प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखने के लिए
मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग बस बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में ही नहीं होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ये ऑप्शन भी है तो पॉजिटिव, लेकिन इससे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो है दूसरा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नंबर 23, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, या फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या फिर चौथा सफल माता पिता। तो बच्चे में जो प्रतिभाशालिता का जो कारण हो सकता है वो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। नहीं, हम बच्चों का वर्गीकरण नहीं करेंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। या फिर तीसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और तथा उनका प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमें तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे भाषा सीख सकें मुख्य धारा की। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे घर से भाषा सीख के आएंगे उसको हम हतोत्साहित करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या फिर चौथा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो यहाँ पे हम जो करेंगे वो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देंगे ताकि जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो और आगे बढ़ सकें। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।